बच्चों को फीवर आने पर थर्मोमीटर का जो नंबर है वो कितना मैटर करता है? एनी फीवर अबाउट 100। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है सो वेट कैटेगराइज के हिसाब से हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि ये हेल्दी बॉर्न है? एनी वेट लेस देन 2 किलोग्राम इज लो बर्थ वेट बेबी। सो वॉमिटिंग या डायरिया के टाइम सबसे ज़्यादा जो डिहाइड्रेशन होता है उसके डेंजर साइंस कौन से हैं? तो वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेट के सबसे इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस ये है कि बच्चों का फीडिंग नहीं लेना या सुस्त हो जाना या मुंह का ड्राइनेस हो जाना। नेबुलाइजर और इनहेलर के मुकाबले में पेरेंट्स ज़्यादा क्या प्रिफर करें? तब न्यूबॉर्न और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी कब होती है? ऑल्सो कब सप्लीमेंट्स पे रिलायबल होना चाहिए? यूजुअली जो बच्चे न्यूबॉर्न स्टेज में रहते हैं उनमें देखिए एक होता है कि आप जो फुल टर्म डिलीवरी के बाद होते हैं, तो फुल टर्म प्रेगनेंसी जिनका वेट भी बराबर है, जो पूरा 9 मंथ्स कंप्लीट करके डिलीवर होते हैं, उन्हें अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी और कोई की सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। विटामिन डी हम यूजुअली पेरेंट्स को 1 साल तक के लिए कहते हैं, आप 1 साल तक के लिए कंटिन्यू करिए। 1 ml का एक क्वांटिटी रहती है। ओके। 400 इंटरनेशनल यूनिट जिसका एक रिकमेंडेड डोसिंग है, वो हम 1 साल तक कहते हैं। ओके। बट कई बार जब प्रीटर्म बच्चे हमारे पास आते हैं फॉलोअप्स के लिए, तो प्रीटर्म बच्चे यानी जो 9 मंथ से पहले डिलीवर हो गए, जिनको एनआईसीयू में थोड़ा टाइम रखना पड़ा था, एनआईसीयू का स्टे लगा, या फिर लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं जिनका वेट 2 kg या 2.5 जो हमारे यहाँ का जो एक एवरेज है उससे कम है, उन केसेस में हम आयरन सप्लीमेंट्स यूजुअली 6 to 8 वीक्स पे स्टार्ट करते हैं एंड देन उसको कंटिन्यू किया जाता है फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। कैल्शियम भी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन बच्चों में यूजुअली हड्डियों का जो ये रहती है, जो स्ट्रेंथ रहती है, वो कंपैरेटिवली कम रहती है। इस वजह से हम इन बच्चे के केस में हम थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं फॉर अ टाइम भी। पहली बात। दूसरी बात, जो बड़े बच्चे रहते हैं उनमें अगर वो खाना बराबर से ले रहे हैं तो वो एक कंसर्न की बात नहीं है। बट देन एज एंड व्हेन जब आप विजिट करने, जब आपके पास आ रहे हैं, तो जब आप जो फाइंडिंग आप देख पा रहे हो, यानी बच्चे बराबर से ठीक से चल नहीं रहे हैं, या पैर में की गोलाई है, पैर का जो जिसे हम बोल एक्स कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, उन केसेस में फिर आप कैल्शियम के टेस्टिंग और विटामिन डी की टेस्ट करने के बाद आप एज अ सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आयरन की यूजुअली सप्लीमेंट्स 2 केसेस में ज़्यादा लगती है। एक, अगर वेट गेन बराबर से नहीं हो रहा है या तो आपको बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा है, तो दैट इज़ अ साइन कि बच्चे में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। दूसरा, हम यूजुअली गर्ल्स में हम थोड़ा सप्लीमेंट्स पहले देते हैं क्योंकि इन जनरल इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी स्पेशली लेडीज़ में बहुत कॉमन है, तो इसलिए हम न्यूबॉर्न गर्ल्स या जो थोड़ी सी एडोलेसेंट गर्ल्स है, जो थोड़ी सी बड़ी गर्ल्स है, हम उनमें डेफिनेटली आयरन सप्लीमेंटेशन चालू कर देते हैं वो हिसाब से। वेट से एक और क्वेश्चन आया कि जो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा होता है सो वेट कैटेगराइज के हिसाब से हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि ये हेल्दी बॉर्न है एंड दीज आर द लो बर्थ वेट। यूजुअली एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि नॉर्मल बर्थ वेट जो है बच्चे का, वो 2.5 to 2.8 में हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्मल वेट है। एनी वेट लेस देन 2 किलोग्राम इज लो बर्थ वेट बेबी। एनी वेट विच इज वेरी लो बर्थ वेट बेबी, जैसे 1.5 या 1 kg, वो तो डेफिनेटली एनआईसीयू लग जाता है। सो बिकॉज वो दैट इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट एंड वेरी लो बर्थ वेट की तरह से कैटेगराइज होता है। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट का मतलब लेस देन 1 किलो, वेरी लो बर्थ वेट का मतलब होता है लेस देन 1.5 किलो, एंड लो बर्थ वेट का मतलब एनी बेबी इज लेस देन 2 किलो। वो भी एक कंसर्न की बात है। कुछ केसेस में जब बहुत ही ज्यादा वेट होता है बच्चों का, यानी 3.5 एंड अबव, ये स्पेशली उन केसेस में देखने मिलते हैं जिन मदर्स को डायबिटीज था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उन केसेस में भी बच्चे 3.5 kg 4 kg वैसे भी होते हैं। तो वो सिचुएशन में फिर हमें शुगर मॉनिटरिंग वगैरह करनी होती है। बच्चे का वेट मॉनिटरिंग से ज़्यादा हमें शुगर मॉनिटरिंग करनी होती है, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए वेट मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो हम उन्हें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए बुला लेते हैं। वंस शुरू में वंस अ वीक, बट लेटर ऑन वंस अ मंथ भी हम देख लेते हैं कि अगर बराबर वेट गेन हो रहा है तो फिर फिक्र करने की ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को फीवर आने पर थर्मोमीटर का जो नंबर है वो कितना मैटर करता है कि फॉर एग्जांपल 90 या 80 ये कितना मैटर करता है? तो फीवर आने पे हम जो डिजिटल थर्मामीटर मैं रेकमेंड करता हूँ स्पेशली बच्चों के केसेस में, एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे एनी फीवर अबाउट 100, दैट इज अ साइन कि बच्चों को अभी फीवर है। ऑल्सो कई बार फीवर के अलावा मतलब 100 ना भी अगर हो, पर अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा बहुत ही सुस्त है, या बच्चा बराबर से खाना नहीं खा रहा है, या बच्चा बिल्कुल एक्टिविटी से कम हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो साइन कि वो अनवेल है। बट कई बार ज़्यादातर केसेस में जो पेरेंट्स की जो फीवर की जो शिकायत होती है, उसमें आप यूजुअली एक थंब रूल याद रखिए कि एनी टेम्परेचर अबव 100 फ़ारेनहाइट स्केल पे ये फीवर है, और उसके बिलो है तो आप वेट कर सकते हो।
आपको मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है। Okay. आप स्पॉन्जिंग के या नॉर्मल कपड़े से भी बच्चे का वेट कम, ये टेम्परेचर कम कर सकते हो। बट 100 के ऊपर डेफिनेटली फिर आपको क्रोसिन या कैल्पल, जो भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आते हैं पैरासिटामोल के, वो आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। इट इज सेफ टू गिव इन, आप एवरी 4 to 6 आवर में भी दे सकते हो। सो पैरासिटामोल इज जनरली कंसिडर्ड more safer drug compared to other medications. Okay. So वॉमिटिंग या डायरिया के टाइम सबसे ज्यादा जो डिहाइड्रेशन होता है उसके डेंजर साइंस कौन से हैं? अच्छा, तो वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रिया के सबसे इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस ये है कि बच्चों का फीडिंग नहीं लेना या सुस्त हो जाना या मुंह का ड्राइनेस हो जाना। जब आपको बच्चे का माउथ पूरा ड्राई दिख रहा है या बच्चा इतना ज़्यादा वॉमिटिंग या डायरिया कर चुका है कि बच्चे के पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सुस्त नज़र आ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली कंसर्न्स है। ऑल्सो एनी टाइम अगर आपको ब्लड दिखे वॉमिट में या डायरिया में, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्निंग साइन। तो जहाँ पे भी आपको ये दिखा, दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सेकेंडली एक चीज़ ये है कि आप उसको ORS दे के बच्चे को हाइड्रेट करते रहिए। पानी का जो बॉडी का जो कंटेंट है कम ना करिए, कोशिश करिए कि ORS बच्चा सिप्स में पीते जा रहा है। और वॉमिटिंग के लिए तो जो नेसेसरी और ऑन्डेम वगैरह जैसे मेडिकेशंस आते हैं जो वॉमिटिंग के लिए, वो आप बच्चे के वेट के हिसाब से सही डोज पे आप दे दीजिए। डायरिया में यूजुअली न्यूबॉर्न फेज में जिंक का एक बहुत अच्छा रोल है। जिंक करके एक मेडिकेशन है जो डायरिया की सिवियरिटी और क्वांटिटी दोनों को कम कर देता है। एंड जिंक एक्चुअली कोई मेडिकेशन नहीं है, वो एक मिनरल है, प्रोबायोटिक आयन है। सो वो 7 days का वंस अ डे थेरेपी रहता है, वो 7 to 14 days यूजुअली दिया जाता है। उससे सिवियरिटी यानी कितना सिवियर लूज स्टूल्स हो रहा है बच्चों को एंड कंपेयर टू उसका क्वांटिटी, दोनों भी वो कम करने में काफी असरदार है। जिंक, जी जिंक, ओके। वो एंड सेकेंडली एक ORS में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल एक हो रहा है, ORS जो मार्केट में अवेलेबल है वो नेचुरली कई बार वो ORS नहीं होता है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई रहता है। तो शुगर कंटेंट हाई रखने की वजह से वो डायरिया को एक्चुअली बढ़ा देता है, घटा नहीं देता है, क्योंकि बढ़ा देता है। हाँ, तो शुगर एक्चुअली फिर वाटर को अपने साथ लेके जाता है। तो आइडियली उस सिचुएशन में होता है ऐसा है कि शुगर तो बॉडी में जा रहा है, बच्चे की एपेटाइट मतलब बच्चा का जो कमजोरी है वो उसको तो डेफिनेटली आराम कर रहा है, बट पानी का जो लॉस है वो बढ़ा देता है। तो कई बार आप जो ORS आप देख रहे हैं वो देख के लीजिए कि वो डेफिनेटली ORS है। एंड वो ORS का सच है 1 लीटर पानी में मिला के जितना बच्चा ले सकता है उतना दीजिए। आइडियली हम कहते हैं कि 10 ml पर kg के हिसाब से, यानी अगर 10 किलो का बच्चा तो मिनिमम 100 ml बच्चे को पिलाना है वॉमिटिंग या डायरिया में। ORS के साथ? जी, ORS की ही बात, ORS की बात। जी, ओके। बाकी आप उसको खाली शुगर का कंटेंट देख लीजिए, जब भी आप मार्केट में जाओगे उसको शुगर का कंटेंट आप देख लीजिए, क्योंकि अगर वो जरूरत से ज्यादा शुगर है या वो ORS का नहीं है तो फिर वो डायरिया को वर्सन कर देगा, इंप्रूव नहीं करेगा। एंटीबायोटिक्स के बारे में कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि इनको कब यूज करना चाहिए, एंड जो कफ सिरप्स मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स यूज करते हैं जब बच्चा खांस रहा है, तो जो कॉमन सिरप्स मार्केट में अवेलेबल है वो पेरेंट्स उनको पिलाते हैं। एंड एक और कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि नेबुलाइजर और इनहेलर के मुकाबले में पेरेंट्स ज्यादा क्या प्रिफर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों को एंटीबायोटिक्स की इतनी जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि ज्यादातर जो उनको इलनेसेस होती है वो वायरल होती है। और वायरल की बीमारियों में एंटीबायोटिक का ज्यादा कोई रोल होता नहीं है। तो शुरू में आप बच्चे को आप एंटीबायोटिक्स तो तभी दीजिए जब आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, वरना बच्चों का जो वायरल या बीमारियां होती है उसी बहुत ज़्यादा बीमारियां वायरल होती है। इन्हें फ़र्क कैसे करें कि यूजुअली वायरल अगर फीवर है तो फीवर आने के बाद में बच्चों जब फीवर चला जाता है तो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल हो जाती है। दैट इज अ साइन कि उसे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। वायरल है 3 से 5 दिन अगर आप कोई भी मेडिकेशन जैसे क्रोसिन है या पैरासिटामोल आप दे देते हो, उसका फीवर यूजुअली 3 days में अपने आप कंट्रोल हो जाता है। रही बात कफ की, कफ यूजुअली देखिए ड्राई कफ होता है और एक वेट कफ होता है। ड्राई कफ में भी एज सच बिकॉज ऑफ वायरल उसे कुछ अलग से करते हैं, हम मेडिकेशन नहीं देते हैं, खाली सूदिंग ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे बच्चे का थ्रोट सूद हो जाए कंपैरेटिवली, खराश जैसा जो इरिटेशन है बच्चे को खासकर। बट अगर ये वेट कफ है जिससे बच्चे का एक्सपेक्ट यानी म्यूकस बाहर आ रहा है या कुछ और ऐसा आ रहा है, तो यूजुअली फिर उसको हम चेक करके फिर हम मेडिकेशन एंड नेबुलाइजेशन साथ में देते हैं। अब जहां तक कि नेबुलाइजेशन और इनहेलर का सवाल है, यूजुअली बड़े बच्चों में हम इनहेलर बड़े बच्चे इनहेलर ले पाते हैं। बड़े बच्चे का कहने का मतलब होता है बियॉन्ड 6 to 7 years। बट क्योंकि छोटे बच्चों में भी कई बार हमें देना पड़ता है तो हम प्रेफर तो नेबुलाइजेशन को करते हैं। कुछ केसेस में जहाँ पे बच्चों को जैसे सांस लेने की तकलीफ है या फास्ट ब्रीदिंग की शिकायत होती है, उनमें हम इनहेलर को एक हफ पफ किट, एक सिप्ला की हफ पफ किट आती है, उनके जैसे हफ पफ किट के साथ में दिया जाता है। तो हम यूजुअली वो पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप हफ पफ किट को एक बार प्रेस करने के बाद में आप फिर 10 to 20 सेकंड्स के लिए रखिए ताकि बच्चा पूरा इनहेल कर ले, एंड देन फिर आप वो किट को हटा के और इनहेलर को अपनी जगह पर रख लीजिए।
आइडियली छोटे बच्चों में नेबुलाइजेशन ज़्यादा आसान रहता है, बट कई बार क्योंकि वो कोर्स लंबे हो जाते हैं, हमें 15 डेज 1 मंथ के लिए देना होता है, ऐसे सिचुएशन में हम पेरेंट्स को सिखा के फिर हम इनहेलर्स आइडिया कर देते हैं, इनहेलर्स को सिखा के फिर हम पेरेंट्स को घर पे फॉलो अप के लिए बोल देते हैं। कि वो खुद से कर सकते हैं, फिर पेरेंट्स खुद से कर सकते हैं। उन्हें खाली एक बार जब आप उनको एक बार ट्रेन कर दो तो वो खुद से कर लेते हैं। सो बस शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम जब वो आ रहे होते हैं, उनको अगर आपने सही से बता देंगे, यूजुअली हफ किट या जो भी ऐसा इनहेलर रहते हैं, तो यूजुअली पेरेंट्स भी ले लेते हैं, उसमें इनको इतनी तकलीफ नहीं आती जी। सो एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि समटाइम्स जो है हर एक इंसान को किसी चीज़ से एक एलर्जी भी होती है, या तो फिर वो एक कॉमन सी बीमारी होती है उसको, कि वो फौरी तौर पर आई और वो चली गई। तो इसमें पेरेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये एलर्जी है या ये कॉमन फीवर है? यस, फ्लू है। तो यूजुअली एलर्जेंस जो बच्चे जिनको एलर्जी की शिकायत ज़्यादा रहती है, वो खासकर जब इवनिंग या नाइट टाइम पे उनको खांसी या जुकाम बढ़ जाता है, जो खासकर बच्चे एलर्जिक रहते हैं। सेकेंडली, घर में कॉमन एलर्जेंस रहते हैं। एलर्जेंस एज इन जैसे हम अगर उन बच्चों घरों में यूजुअली कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिनकी वजह से बच्चों को बार बार ट्रिगर होता है, उनकी कोल्ड या उनका सांस लेने की जो तकलीफ है। तो सबसे कॉमन चीज़ें होती है, जैसे घर के आंगन में अगर कोई पॉट्स है, फ्लावर्स है। सेकंड रहता है सॉफ्ट टॉयज है, स्पेशली वो फर वाले सॉफ्ट टॉयज। थर्ड होता है कि पेट्स रखते हैं घर में, कैट्स है या डॉग्स है, उन घरों में। चौथा होता है कि कुछ बच्चों को अगरबत्ती या परफ्यूम से या ऊद से भी एलर्जी की शिकायत हो जाती है। फिफ्थ रहता है कि बच्चों को डस्ट की एलर्जी होती है, जिन घरों में डस्ट है, या तो घर साफ है बट क्योंकि आसपास कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तो रेगुलरली डस्ट आ रही होती है। एंड लास्टली रहता है कि वायरसेस वगैरह में भी होते हैं, जैसे मानसून है या विंटर्स है, जब बच्चों को खासकर रेस्पिरेटरी वायरसेस का हवा में ज़्यादा होती है, तब बच्चे भी ज़्यादा उनको ये सब चीज़ें होती है। एंड लास्टली बहुत कम बच्चों में, यानी फूड की वजह से भी ऐसे ट्रिगर होते हैं जिनकी वजह से उनको सांस की तकलीफ आ जाती है। ये जैसे पीनट एलर्जी आपने पढ़ा होगा, सी फूड की एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन है। जो सबसे कॉमन एक्चुअली सी फूड रहती है, एंड देन आता है ग्राउंड नट्स या नट्स की एलर्जी। ये यूजुअली आप आइडेंटिफाई करना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये ज्यादातर 7 to 8 चीजों में ही रहती है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली, जो एलर्जी रहती है क्योंकि वो घर में मौजूद है, तो डेफिनेटली 24 घंटा ये तकलीफ आती है बच्चों को। एंड लास्टली, एलर्जिक की जो कोल्ड है, तो ज्यादातर इवनिंग एंड नाइट टाइम में वो बढ़ जाती है, ऑन ऑल थ्रू द डे बच्चों को ये तकलीफ नहीं होती। एलर्जिक जो चीज है वो नाइट टाइम में ही ज्यादा ट्रिगर होती है। इवनिंग एंड नाइट में जैसे बढ़ता है वैसे सिम्टम उनके बढ़ जाते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो है दिन भर सोएंगे और दिन भर वो खुश रहेगा, रात में वो रोना चालू, रात को उनका उसका एलर्जिक ट्रिगर हो गया, कुछ ना कुछ उसको हो रहा है। वजह ये भी होती है ना कि जब इवनिंग में जब गर्मी कम हो जाती है, दिन जब ढल रहा होता है, तो जब टेम्परेचर कम होता है तो एयर जो रहती है वो कम्स मोर टुवर्ड्स द लैंड। क्योंकि गर्मी की वजह से एयर लाइट हो जाती है तो वो रेज अप होती है, पर शाम में जब इवनिंग में जब सेटल होता है तो सारे डस्ट को लेके सेटल होता है, इसीलिए फिर बच्चों का कोल्ड वगैरह जो है इवनिंग एंड नाइट में स्पेशली बढ़ जाता है। ये एक सिंपल तरीका है, ये रीजन है इसका। थैंक यू सो मच डॉक्टर मजहर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट सेशन। सो अगर आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस है तो आप डॉक्टर मजहर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इन द डिस्क्रिप्शन उनका नंबर मिल जाएगा, एंड आपको कुछ कमेंट करना है उससे रिलेटेड कि न्यू बॉर्न में और क्या क्या सिम्टम्स है, उससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स करना है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड आपको अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू फॉलो वॉक्टर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।